नमस्कार साथियों, आपका मंथन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। और 7 बजे वाली क्लास में अपन प्रत्येक दिन जो करंट प्रश्न जो बनते हैं, संभावित जो प्रश्न होते हैं, उन्हीं पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जो आने वाली एग्जाम होती है उन्हीं के आधार पर प्रश्न बनते हैं। तो अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। और आपने दिवाली की छुट्टियां मना चुके हो और अपन क्लास की बात करें तो 7 बजे वाली जो क्लास होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। और अभी जो आपकी प्रस्तावित एग्जामों की बात करें तो इनमें एसएससी जीडी है, ग्राम सेवक है, और आने वाले समय में बैंक, एसएससी, इनमें भी आपके संभावित जो प्रश्न बनते हैं करंट के, वो संभावित पर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और आज की क्लास अपनी स्पेशल क्लास है और स्पेशल क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक है माँ सरस्वती को नमन करते हुए। और अपन देखते हैं कि प्रश्नों की बात करें तो आज ये जो प्रमुख टॉपिक की बात करते हैं, प्रमुख टॉपिक है क्या। आज अपन इन टॉपिकों पर क्या करेंगे, एक विस्तारपूर्ण क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण टॉपिकों की बात की जाती है जिन पर संभावित है, अभी देश की बात करते हैं तो काफी प्रश्न इन पे बनते हैं। और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात की जिनमें आपका पहला टॉपिक है कि पेटीएम आईपीओ 8 नवंबर को खुलेगा, कि आने वाली जो 8 नवंबर है उसको आईपीओ खुलेगा। और यहां पर बात की जाती है कि 8 नवंबर को जो आईपीओ की बात की जाती है तो 8 नवंबर की बात यहां पर की गई है। साथ ही साथ कह रहा है कि अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है, कि यहां पर 8 नवंबर को आईपीओ लेके आ रही पेटीएम, और यहां पर अग्नि 5 है उसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। साथ ही साथ ध्यान रहे कि जापान की उड़ने वाली बाइक, कि जापान में उड़ने वाली बाइक है वो भी यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है। और भारत में भी ऐसी बाइक है जो बनाने की बात भी कही जा रही है, चेन्नई के एक ग्रुप है उसके द्वारा बनाई जा रही है। साथ साथ कह रहा है कि 53 एयरपोर्ट को कृषि उड़ान स्कीम, कि 53 जो एयरपोर्ट है उनको कृषि उड़ान स्कीम में शामिल भी किया जा चुका है। साथ ही साथ कह रहा है कि जियो बीपी का पहला मोबिलिटी स्टेशन लॉन्च, कि जियो की बात है, जियो का बीपी का पहला मोबिलिटी जो स्टेशन है वो भी लॉन्च यहाँ पर किया जा चुका है। तो इसमें आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इन पर अपन बारीकी से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को अपन समझेंगे इसमें क्या विशेषता है। तो देखते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहाँ पर अपन बात करते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात की जाती है कि पेटीएम का आईपीओ 8 नवंबर को खुलेगा। यहाँ पर बात है पेटीएम जो इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है। और यहाँ पर आईपीओ की बात की जाती है तो इसमें पेटीएम का जो आईपीओ आ रहा है वो कब आ रहा है, 8 नवंबर की बात कही जाती है। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। देखते जाइए इसमें कि इसमें कहेंगे प्राइस 2080 से 2150 रुपये तक तय है, कि यहाँ पर जो प्राइस होगी, जो प्राइस की बात है 2080 से 2150 रुपये तय की गई। और 18 को हो सकती है शेयर की लिस्टिंग, यहाँ पर शेयरों की जो लिस्टिंग की बात कहती है वो लिस्टिंग प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, कि 8 तारीख को यहाँ पर क्या आईपीओ होगा, इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है। कि यहाँ पर कंपनी पूर्व में लक्ष्य क्या था उससे बढ़ाकर आईपीओ में राशि बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर देखते हैं कि पेटीएम का अभी आपकी हाल ही में पटवार में जो एग्जाम हुई है, पटवार की जो एग्जाम हुई है, और पटवार में ये पूछा गया प्रश्न था पटवार के एग्जाम में कि सर्वाधिक बारकोड स्कैन करने वाली जो यहाँ पर कंपनी की बात करते हैं वो कौन सी थी, पेटीएम कंपनी बारकोड की बात कहती है। तो यहाँ पर आजकल जो ऑनलाइन पेमेंट्स की बात होती है और यहाँ पर बारकोड स्कैन की बात करें तो आज जो गाड़ी होती है, गाड़ी पर बारकोड होता है, बारकोड क्या होता है, स्कैन होता है, जिससे ऑनलाइन क्या होता है, पेमेंट होता है। इसमें पेटीएम कंपनी का प्रश्न बना था और प्रश्न का राइट आंसर था पेटीएम कंपनी। आगे देखते हैं, आगे अपन बात करते हैं इसमें कि आईपीओ के लिहाज से नंबर 1 महीना रिकॉर्ड बनाएगा। यहाँ पर आईपीओ की बात की जाती है और आईपीओ में कितनी राशि यहाँ पर जुटा पाएगी, कि पेटीएम की बात हो रही है और आईपीओ के लिहाज से नवंबर महीना रिकॉर्ड बनाएगा। पेटीएम इश्यू से 18,300 करोड़ रुपये जुटाएगी। पहले जो लक्ष्य रखा गया था वो 16,600 करोड़ था, पूर्व के लक्ष्य की बात है 16,600 करोड़ था, लेकिन इस टारगेट को बदलकर कितना कर दिया गया है कि 18,300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 50,000 करोड़ कंपनियां जुटा सकती है। यहाँ पर कह रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए कंपनियां यहाँ पर जुटा सकती है। साथ साथ क्या है, अभी तक 4 कंपनियां की 25,000 करोड़ की जुटाने की घोषणा है, कि 4 कंपनियां हैं और उनसे 25,000 यहाँ पर जुटाने की बात भी कही गई है। नवंबर महीने की बात यहाँ पर चर्चा चल रही है। और आप देख रहे हो पेटीएम है और आने वाले समय में की बात की जाए पेटीएम के द्वारा इतिहास में सबसे बड़ा जो आईपीओ लेके आए, आईपीओ की बात हो रही है कि यहाँ पर आईपीओ शब्द है, यहाँ पर जब आईपीओ की बात की जाती है तो एक कंपनी बनाने की बात होती है और कंपनी शब्द में अपन प्रयोग करते हैं तो आईपीओ शब्द होता है। और इनमें अर्थ की बात है इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल यानी यहाँ पर पब्लिक में लॉन्च किया था, पब्लिक के लिए ऑफर होता है कि आप कोई भी व्यक्ति वहाँ पर खरीदारी कर सकता है। एक इनिशियल पब्लिक यहाँ पर क्या होता है, ऑफर की बात कही जाती है और ऑफर में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर शेयर को क्या कर सकता है, क्रय विक्रय कर सकता है। तो यहाँ परचेजिंग की बात की जाती है तो कोई व्यक्ति यहाँ पर इस ऑफर में खरीदारी कर सकता है। आगे देखते हैं, इसमें आगे बात की जाती है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि
कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मर्चेंट पेमेंट कंपनी पेटीएम आईपीओ की डेट तय हो गई है। यहाँ पर आईपीओ की डेट है वो तय हो चुकी है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मर्चेंट पेमेंट कंपनी लिमिटेड है उसकी बात हो रही है और पेटीएम की बात की जाती है। पेटीएम का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 8 नवंबर को खुलेगा और 10 नवंबर को बंद हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन के लिए आईपीओ खुलेगा, 8 नवंबर को खुलेगा और 10 नवंबर को क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और कंपनी मूल्य दायरा 2080 से 2150 में तय किया है और इसके बाद 18 नवंबर को शेयर स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगी, लिस्टेड हो जाएगी। यहाँ पर कह रहा है कि 18 नवंबर को कंपनी क्या होगी, लिस्टेड होगी। और यहाँ पर शेयर जो ओपन होंगे वो केवल 2 दिन के लिए 8 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक, कि यहाँ पर 8, 9, 10 3 दिन के लिए मार्केट खुलेगा और 3 दिन के बाद में मार्केट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इनकी प्राइस जो रखी गई मिनिमम और मूल्य की बात की जाती है 2080 का एक शेयर होगा या यहाँ पर 2150 पे तय के, दोनों में से कोई रेट तो तय होगी, उसके आधार पर शेयर का क्या होगा, विक्रय किया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है कि 18 नवंबर को कंपनी क्या होगी, लिस्टेड हो जाएगी। 18 तारीख को कंपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिस्टेड होने की बात भी कही जा रही है। साथ साथ कह रहा है कि भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है, कि भारत के जो इतिहास है उसमें सबसे बड़ा क्या हो रहा है, आईपीओ की बात कही जा रही है कि इतिहास में सबसे बड़ा क्या रहेगा, आईपीओ के हिसाब से सबसे बड़ा आईपीओ है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब आईपीओ की बात की जाती है तो यहाँ पर जब भी कंपनी होती है उसमें कंपनी की बैलेंस शीट होती है और बैलेंस शीट जो होती है, जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में क्या होता है, एक लायबिलिटीज पक्ष होता है और एक एसेट्स पक्ष होता है। और लायबिलिटीज पक्ष में यहाँ पर क्या होता है कि पंजीकृत पूंजी होती है और पंजीकृत जो पूंजी होती है उससे कंपनी क्या होती है, लिस्टेड होती है। और उसमें क्या करती है, शेयर पहली बार जब मार्केट में जारी करती है उसको अपन आईपीओ कहते हैं। पहली बार कंपनी शेयर मार्केट में शेयर जारी करती है उसको आईपीओ कहा जाता है। तो कंपनी प्रथम बार शेयर मार्केट में अंश क्या करिए, जारी करिए। आगे अपन बात करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन के नाम से लिस्ट होते हैं शेयर्स, कि यहाँ 197 है उसके नाम से शेयर क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं, शीर्ष होते हैं। कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज पर 197 कम्युनिकेशन के नाम से ही पेटीएम के शेयर्स है वो लिस्ट होंगे। और पेटीएम ने अपना आईपीओ साइज भी 16,600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 18,300 करोड़ कर दिया है। कि पूर्व में यहाँ पर 16,600 करोड़ रुपए रखे गए थे और इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 18,300 करोड़ रुपए कर दिए गए। क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व का जो लक्ष्य था उसमें वर्तमान में क्या की गई, बढ़ोतरी गई। पूर्व में माना जा रहा था कि 16,600 करोड़ का आईपीओ होगा, लेकिन इसे बढ़ाकर 18,300 करोड़ का कर दिया है। और ये 8 नवंबर को खुलेगा और 10 नवंबर को क्या होगा, बंद होगा। और 18 तारीख को क्या हो जाएगी, लिस्टेड होने की बात कही जाती है। पेटीएम की ऑफर फॉर सेल के जरिए 10,000 करोड़ रुपए, जबकि नए शेयर आईपीओ के जरिए 8,300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए हैं, ये तो क्या कहा जा रहा है कि ओपीसी यानी ऑफर फॉर सेल है उसके द्वारा जुटाए जाएंगे। और नए शेयर, जबकि नए शेयर आईपीओ के द्वारा कितने हैं, 8,300 करोड़ है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके लिए कि यहाँ पर आईपीओ के द्वारा टोटल जो राशि जुटाई जाएगी आईपीओ के तहत, ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आईपीओ के द्वारा ये 8,300 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। और यहाँ पर 10,000 रुपये ऑफर के रूप में, लेकिन टोटल बात कहे तो 18,000 कितनी है, 300 करोड़ की बात कही जाती है। जो इतिहास का सबसे बड़ा क्या रहता है, आईपीओ की बात कही जाती है। आगे अपन देखते हैं इसमें कि पहली बार रकम जुटाने की थी योजना, कि यहाँ पर पहली बार की बात की जाती है। और पेटीएम जो कंपनी है, पेटीएम का पहला नया शेयर और ऑफर फॉर सेल के जरिए बराबर रकम जुटाने का प्लान था, लेकिन कंपनी ने आईपीओ बाजार में दिख रहे उत्साह के कारण ऑफर फॉर सेल से जुटाई जाने वाली रकम को 2,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि कंपनी के मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी आईपीओ में बेचेंगे। कि यहाँ पर जो मौजूदा की बात की जाती है और मौजूदा जो निवेशक होते हैं वो अपनी हिस्सेदारी है वो किस में बेचेंगे, आईपीओ में बेचेंगे। कि आईपीओ में इसमें बेचान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहले बराबर यानी 50%, 50% लक्ष्य था, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि जो पब्लिक फेवर ऑफर की बात है उसमें ऑफर फॉर सेल है, ऑफर फॉर जो सेल है इसमें इन्होंने क्या कर दिया, 200 करोड़ की राशि को और बढ़ा दिया।
और इसमें कितना हो गया 10,000 करोड़ और वहां पर कितना हो गया 8,300 करोड़। और पूर्व में जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना था कि यहाँ पर 16,600 करोड़ की बात तय हुई थी कि 8,300 करोड़ और 8,300 करोड़ यहाँ पर जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। आगे देखते हैं इसमें बात करते हैं कि ओपीएस में कौन करेगा, कितनी बिक्री होगी। ओपीएस की बात करते हैं, ऑफर यहाँ पर स्पेशल ऑफर की बात की जाती है, उसकी अपन बात करें। कंपनी के शीर्ष अधिकारी विजय शेखर शर्मा, यहाँ पर कंपनी के शीर्ष अधिकारी की बात की जा रही है, कौन है, विजय शेखर शर्मा है। वो 402 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे। वो कितने करोड़ शेयर बेचेंगे, यहाँ पर 402 करोड़ है उनके शेयर बेचेंगे। एटीफन अपने पास मौजूदा 4,700 करोड़ रुपए के शेयर खुले बाजार में बेचेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एटीफन है वो अपने पास में जो शेयर हैं उनमें से 4,700 करोड़ रुपए है वो शेयर मार्केट में यहाँ पर बेचेंगे। साथ साथ अगर चीन का अलीबाबा ग्रुप अपनी हिस्सेदारी में से 784 करोड़ रुपए के शेयर निकालेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अलीबाबा ग्रुप है वो चीन का है, इसकी हिस्सेदारी कितनी है 784 करोड़ रुपए है। इस हिस्सेदारी को क्या करेगा भारतीय बाजार में बेचेगा। साथ साथ अगर इसके अलावा कई और कंपनियां हैं भी आईपीओ में पेटीएम में से अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, कि पेटीएम से कई कंपनियां और भी है वो आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी को क्या करेगी बेचेगी। जो मेन नाम इसमें लिया जा रहा है जिनकी बात की जा रही है कि कंपनी के शीर्ष अधिकारी विजय शेखर शर्मा है, वो भी यहाँ पर कितने 402 करोड़ की बात करें। साथ ही साथ यहाँ पर बताया एटीफन अपने पास मौजूद 4,700 करोड़ रुपए उसकी हिस्सेदारी को यहाँ पर मार्केट में बेचेंगे। और Alibaba.com की बात भी यहाँ पर कही गई है। साथ साथ कह रहा है कोल इंडिया के नाम से सबसे बड़े इश्यू का रिकॉर्ड है, कि यहाँ पर बात करते हैं कोल इंडिया की बात की जाती है और उसके नाम से सबसे बड़ा क्या है इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर पेटीएम से पहले कोल इंडिया सबसे बड़ा आईपीओ आई थी। कोल इंडिया ने 2010 में आईपीओ के जरिए 15,299 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटा पाई थी। कोल इंडिया का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ने का काम कौन कर रही है, पेटीएम कंपनी कर रही है। और पेटीएम के बाद में इतिहास में 2 नंबर की कंपनी हो जाएगी, कौन सी, कोल इंडिया की बात कही जाती है। और यहाँ पर बात करें अपन, हालांकि पेटीएम का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, क्योंकि इसी वित्त वर्ष में LIC अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। कि इस वर्ष वित्तीय वर्ष की बात करें और कौन सी कंपनी है, LIC भी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। और इसके जरिए LIC 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की रकम जुटाने वाली है। यहाँ पर कह रहा है कि 80,000 करोड़ या फिर कह रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने की बात भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर LIC में जो LIC की बात कहते हैं और LIC है इसमें निजीकरण कर दिया। LIC में पूंजी है उसमें शेयरिंग की बात करें तो शेयर है वो कंपनी बेचेगी, तो इसमें 80,000 से लेकर 1 लाख करोड़ है वो जुटाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। और इसमें नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अभी इतिहास में सबसे बड़ा जो आईपीओ है वो किसका रहेगा, पेटीएम की बात कही जाती है। और दूसरा किसका हो जाएगा, कोल इंडिया की बात कही जाती है। आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन बात करते हैं इसमें पेटीएम लाएगी अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ। और इसमें जो बात कहेगी कौन कौन सी कंपनियां कब कब जो आईपीओ लेके आई उसमें कितनी कितनी राशि जुटा पाई है। यहाँ पर बात करते हैं अपन कि टॉप कंपनियों की बात करें, कोल इंडिया अक्टूबर 2010 की बात हो रही है, 15,475 करोड़ की बात है। रिलायंस पावर की बात है जनवरी 2008 में 11,560 करोड़ का था। DLF की बात है जून 2007 में 9,187 करोड़ का था। और करेन इंडेक्स की बात की जाती है वो दिसंबर 2006 में 8,016 करोड़ का था। और ICICI लाइफ की बात की सितंबर 2016 में 6,057 करोड़ का था। और यहाँ पर पेटीएम की बात की जाती है और पेटीएम का जो आईपीओ है वो कितने की बात हुई, 18,300 करोड़ का यहाँ पर क्या है आईपीओ की बात कही जाती है। और इसके इसी वित्तीय वर्ष की बात की तो LIC के द्वारा इस वित्त वर्ष में 80 से 1 लाख करोड़ का आईपीओ लेकर आने वाली है। आगे देखते हैं अपन इसमें, आगे अपन बात करते हैं इसमें कि नवंबर महीना होगा हिट, कि नवंबर महीने की बात की जाती है और नवंबर महीना क्या होगा, हिट कैसे होगा वो अपन देखेंगे। नवंबर महीना भारतीय आईपीओ बाजार के लिहाज से अब तक का सबसे ज़्यादा रकम जुटाने के मामले में टॉप पर रहेगा। नवंबर की शुरुआत 3 आईपीओ से हो रही है। 1 नवंबर को पॉलिसी बाजार के साथ 2 और कंपनियां करीबन 6,500 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटा पाएगी। यहाँ पर लक्ष्य तो बताई जा रही है कि इस महीने में 3 आईपीओ की बात शुरुआत हो रही है और 1 नवंबर को यहाँ पर पॉलिसी बाजार के साथ 2 और कंपनियां करीबन कितने 6,500 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने के लक्ष्य की बात कही गई है। और साथ साथ पेटीएम की बात है, पेटीएम यहाँ पर 18,300 करोड़ रुपए जुटाने की बात है। इनमें से इन 4 आईपीओ में से ही नवंबर में करीब 25,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जाएगी। कि इस नवंबर की बात है और नवंबर में 25,000 करोड़ रुपए हैं और राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कि इस नवंबर महीने में 4 कंपनियां आईपीओ लेकर आने वाली है, जिनमें 2 कंपनियां 6,500 और यहाँ पर 8,300, बाकी रकम अन्य कंपनी के द्वारा जुटाई जाएगी। आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन बात करते हैं देश के नाम बड़ी कामयाबी। यहाँ पर बात करते हैं आपका जो पेटीएम का पॉइंट था वो पूर्ण हो गया।
अब अपन बात करते हैं अग्नि मिसाइल की बात करते हैं, और अग्नि मिसाइल की बात की जाती है तो यहाँ पर बात हो रही है कि अग्नि जो मिसाइल की बात करें और अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर इसकी जो मारक क्षमता है, इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है, और मारक क्षमता अपन बात है एशिया का लगभग एरिया यहाँ पर कवर होता है कि 5000 जो किलोमीटर है इसकी क्या है मारक क्षमता है। कि जो अग्नि 5 मिसाइल है इसका हाल ही में जो परीक्षण किया गया है, और परीक्षण की बात है स्वदेश में जो निर्मित के होने की बात की जाती है, और यहाँ पर देश के लिए बड़ी कामयाबी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण है और 5000 किमी तक टारगेट हिट करने में सक्षम है। चीन, पाकिस्तान सहित पूरा एशिया इसके कवर में आ जाएगा। कि यहाँ पर अपन बात है 5000 किलोमीटर की बात की तो चीन है, पाकिस्तान है, या एशिया जो एरिया है वो इसमें पूरा कवर हो जाता है। यानी एक मिसाइल इतना एरिया क्या कर सकती है, कवर में ले सकती है। इस अग्नि 5 जो मिसाइल है इसकी क्या विशेषता है, इसमें लॉन्चिंग के द्वारा भारत की जो शक्ति बात है डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। और रक्षा की एवज से देखा जाता है तो रक्षा की अपन बात करें, रक्षा की बात करते हैं तो यहाँ विश्व की बात होती है, और विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा बजट की बात करें तो यहाँ पे अमेरिका की बात होती है। अमेरिका, और अमेरिका का जो बजट है, रक्षा बजट है वो सर्वाधिक है। और अमेरिका का जो बजट लगभग बात करते हैं 788 मिलियन डॉलर की बात यहाँ पर की जाती है। दूसरा अपन बात करें, दूसरा देश आपका आता है चाइना, और चाइना कितना है 252 अरब की बात की जाती है। और भारत है उसकी 83 रैंकिंग है, और यहाँ पर 69 पॉइंट कुछ की बात यहाँ पर की जाती है। 79 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए यहाँ पर डीलिंग की बात कही जाती है। तो रक्षा बजट है वो अभी रक्षा बजट में भारत तीसरे स्थान पे आ चुका है। प्रथम पे यहाँ पर कौन, अमेरिका, दूसरे कौन सा चीन, और तीसरे पे कौन सा है, भारत। तो यहाँ पर लगातार अपन बात करें तो भारत के अलग अलग जो तकनीकी क्षेत्र में नई नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। आगे देखते हैं कि अग्नि 5 है इसकी विशेषता क्या है, और आपको अग्नि 5 है उसमें क्या विशेषता है जिसके कारण से विश्व में एक हड़कंप मची हुई है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो बात बताई हुई है कि 3 खासियत इसकी मेन जो है, ये जो अग्नि 5 मिसाइल आपको दिखाई दे रही, इसकी 3 क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण ये चर्चा में रही है। कहा जाता है कि मोबाइल लॉन्चर से लॉन्चिंग की सुविधा, कि मोबाइल जो लॉन्चर है उसके माध्यम से आप इसको लॉन्चिंग कर सकते हो, मेन अहम बात है इसकी। दूसरा है इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है, इसको इंटरसेप्ट है वो कर पाना क्या है, मुश्किल है। और न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम, यहाँ पर कह रहा है कि न्यूक्लियर जो अटैक है और करने में क्या है, सक्षम है। ये 3 इसकी बड़ी क्या है, खासियत है किसकी, अग्नि 5 मिसाइल की बात कही जाती है। और अग्नि 5 मिसाइल है वो अपने आप में खासियत रखती है। आगे देखते हैं, इसमें आगे अपन बात करते हैं कि सीमा सुरक्षा मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। यहाँ पर अपन बात करें लगातार भारत एक से बढ़कर एक कामयाबी क्या हो रहा है, लगातार हासिल कर रहा है। और इसी क्षेत्र में देखा जाता है तो अग्नि 5 जो मिसाइल है वो अपने क्षेत्र में एक बड़ा योगदान रखती है। इसी के साथ अभी चीन ने भी सीजियन की बात की थी, और एक यहाँ पर रॉकेट मिसाइल है उसका क्या सफल परीक्षण भी किया है। साथ में अपन बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किसकी बात हो रही है, अब्दुल कलाम द्वीप की बात, और उड़ीसा की बात है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, और ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य साधने में क्या होती है, सक्षम है। कि इस मिसाइल की बात की जाती है तो आपका उड़ीसा का अब्दुल कलाम है वहाँ से किया गया है, लेकिन इसकी क्षमता की बात है तो 5000 किलोमीटर, अपने आप में 5000 किलोमीटर क्षमता कम नहीं होती है। इसमें पूरा एशिया लगभग क्या होता है, कवर हो जाता है। साथ में कह रखा है इसमें कि इसकी जद में चीन, पाकिस्तान सहित पूरा एशिया आएगा। अग्नि 5 का ये 8वां टेस्ट है। ये अग्नि 5 का कौन सा है, 8वां टेस्ट है जो सफल किया गया है। इससे पूर्व अग्नि 5 है, इससे पूर्व अग्नि 5 है, इसके 7 टेस्ट पहले से हो चुके हैं, और ये टेस्ट कौन सा है, 8वां टेस्ट है, जिसमें अग्नि 5 क्या रही है, सफल रही है। 7 टेस्ट में विफल हो गई, 8वां टेस्ट क्या रहा है, इसका सफल रहा है। आगे देखते हैं, आगे देखने की बात की जाती है और देखना देख किस प्रकार से अग्नि 5 मिसाइल आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि अग्नि 5 जो भारत की पहली एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बनाया है। कि यहाँ पर स्वदेश में जो निर्मित है और DRDO जो विभाग है उसके द्वारा क्या की गई है, निर्मित की गई है। और आप देखते हो स्वदेश में जो निर्मित मिसाइल है उसकी अपन बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है, 5000 किलोमीटर की बात की जाती है, जिसमें लगभग पूरा एशिया क्या हो जाता है,
कवर हो जाता है और अपने आप में जो अग्नि 5 मिसाइल है वो महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है। तो आप जितने भी लाइव क्लास लेते हो उनमें विशेष सूचना है कि आप प्रत्येक दिन जो लाइव सेशन जो क्लास होती है उसमें अपने जो करंट जी के प्रश्न होते हैं उनको लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन अभी दीपावली की छुट्टियां चल रही, इसमें अपन ने कुछ टॉपिक जो महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा करने का विषय रखा है। आगे देखते हैं, इसमें इस रॉकेट लॉन्चर की बात करते हैं। जो रॉकेट आपको दिखाई दे रही है सब देश में क्या है, निर्मित है। आगे इसमें अपन बात करते हैं जिस प्रकार से आपको मिसाइल दिखाई दे रही है, और मिसाइल की अपन बात करें तो इसमें दिखाई दे रहा है ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में क्या है, सक्षम है। ये कई हथियार, अनेक प्रकार के जो हथियार है वो अपने साथ ले जाने में क्या है, सक्षम है। और इसके रेंज है वो कितनी है, 5000 किलोमीटर की बात कही जाती है। और आप देख पा रहे हो कि अग्नि 5 जो मिसाइल है वो किस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात करें कि भारत लगातार एक के बाद एक सफलतम क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। आने वाले समय में भारत की बात, भारत वर्तमान में विकासशील देश है और आने वाले समय में भारत के महाशक्ति के रूप में उभरता नजर आएगा। आगे देखते हैं अपन बात करते हैं। इसमें यहाँ पर बात करें तो कहा जा रहा है इसमें कि जो रॉकेट लॉन्चर की बात की जा रही है और इसमें ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड व्हीकल में से लेंस है कि यहाँ पर जो लेंस लगे हुए हैं इसके, यहाँ पर जो बात की जाती है कि रियलिटी व्हीकल के रूप में इसमें लेंस है, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। अनेक प्रकार के यहाँ पर क्या है, इसमें लेंस लगे हुए हैं जिसमें अनेक प्रकार के जो टारगेट है वो एक साथ यहाँ पर कर सकती है। और आपको दिखाई दे रहा है कि जो मिसाइल है वो पूर्व तैयार है। इसको लॉन्च करने की बात की जाती है, किस प्रकार से ये भेज सकती है, इसमें क्या टारगेट है वो आपको देखना होगा। आगे देखते हैं, इसमें आगे अपन बात करते हैं, ये आपको दिखाया जा रहा है और इसमें कि जो मिसाइल है, और मिसाइल की बात करें तो इसमें 1.5 टन तक का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में क्या है, सक्षम है। कि यहाँ पर 1.5 टन, 1.5 टन की बात हो रही और 1.5 टन तक हथियार है वो अपने साथ ले जा सकती है। इसकी भार क्षमता की बात हो रही, 1.5 टन तक की जो हथियार है वो अपने साथ ले जा सकती है। साथ साथ कह रहा है इसकी जो स्पीड है वो मैग 24 है। कितनी है, मैग 24 है, यानी आवाज़ की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा। आप जब बोलते हो इस स्पीड से 24 गुना तेज इसकी क्या है, स्पीड है। कहने का अर्थ है जैसे आप शब्द बोल रहे हो, इस शब्द में आपको समय लग रहा है, इस समय से भी 24 गुना ये क्या स्पीड तेज है। यहाँ पर बताया गया 24 मैक इसकी क्या है, स्पीड है। किसकी, आपकी जो अग्नि 5 मिसाइल की बात करें तो इसकी स्पीड की बात हो रही है। और इस स्पीड में अग्नि 5 मिसाइल है और इसकी स्पीड है वो कितनी है, यहाँ पर 24 मैक, कितनी बताएगी, 24 मैक है। कि मनुष्य बोलता है, आवाज़ करता है, इस आवाज़ की स्पीड से, कि आवाज़ है और आवाज़ की जो स्पीड है उस स्पीड से 24 गुना आपकी जब बोलने की भाषा उस भाषा से 24 गुना स्पीड है। और साथ साथ में 5000 किलोमीटर की यहाँ पर क्या है, मारक क्षमता है। तो आप देख सकते हो कि अग्नि 5 जो मिसाइल है इसकी विशेषता क्या है कि आप जब बोलते हो ना तो 24 गुना स्पीड से आगे निकल जाती है। आगे देखते हैं अपन, इसमें आगे अपन बात करें इसमें कि जो अग्नि 5 जो लॉन्चर की बात की जाती है तो अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं पे भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कि इसमें जो विशेषता की बात की जाती है तो इसमें लॉन्चिंग की बात करें तो कनिस्टर जो लगे हुए तकनीक का प्रयोग किया है, इसको कहीं से भी आप लॉन्चिंग कर सकते हो। ये इसकी अग्नि 5 की क्या विशेषता है। आगे देखते हैं, इसमें आगे अपन बात करते हैं और उसमें क्या दे रखा है। इसमें बता रखा है कि अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इस वजह से देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। और ये अग्नि सीरीज की 5P मिसाइल है कि आप इस मिसाइल को कहीं पर भी क्या कर सकते हो, तैनात कर सकते हो। अब आपको पता है कि तैनात कहाँ किया जाता है, तैनात वहाँ किया जाता है जहाँ पर अधिकतर क्या होते हैं, बॉर्डर होते हैं। और बॉर्डर पर क्या होती है, तैनात होती है। या फिर क्या होता है, ऐसे स्थान पर तैनात होते हैं जहाँ से आराम से इसको लॉन्चिंग किया जा सकता है। और भारत में ये 5वीं सीरीज है। इससे पहले 4 सीरीज और भी आ चुकी है, अग्नि 4 तक पहले से सीरीज आ चुकी है। और ये अग्नि 5 की कौन सी है, 5वीं सीरीज है। और आप देखते हो कि इसको जब तैनात करने की बात की जाती है तो यहाँ पर कि भारत में जो
विशेषता की बात की जाती है तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है या भारत की रक्षा विभाग की बात की जाती है तो उसमें एक अहम योगदान इसका माना जाता है, क्योंकि इसके आधार पर आप 5000 किलोमीटर तक साथ में 1.5 टन की बात की जाती है, और 1.5 टन तक आप क्या कर सकते हो, इसमें न्यूक्लियर हथियार वो भी साथ में ले जा सकते हो। तो ये सबसे बड़ी इसकी क्या है, विशेषता है। साथ ही साथ कह रहा है इसमें, इस मिसाइल में क्या कह रहा है, मिसाइल में कहा गया कि 19 अप्रैल 2021 को ओडिशा में पहला टेस्ट किया गया था जो सफल था। जनवरी 2015 में पहला कैनिस्टर टेस्ट किया गया था, तब मिसाइल को रोड मोबाइल लॉन्च किया गया था। कि यहाँ पर कह रहा है कि मोबाइल से कनेक्टर की बात हो रही, कनेक्टर से यहाँ पर क्या लॉन्च की गई थी, वो भी क्या था, सफल था। यानी एक एक चीज़ों को इन्होंने बारीकी से क्या किया, टेस्ट किया, और बारीकी से टेस्ट करने के बाद में 8वां इनका क्या रहा है, सफल परीक्षण रहा है। और अग्नि 5 की बात की जाती है तो ये एशिया में और यदि पूरे विश्व में कहे तो अपने आप में एक अहम क्या है, मिसाइल है, जो स्वदेश द्वारा यानी DRDO द्वारा क्या है, निर्मित है। आगे देखते हैं, इसमें आगे अपन बात करते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, आगे की विशेषता की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 10 दिसंबर 2018 को मिसाइल का 7वां टेस्ट किया गया था। कि यहाँ पर कहा गया है कि 2018 को इसका 7वां टेस्ट किया गया था। अग्नि 5 को 2020 में ही सेना में शामिल करने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना की वजह से टेस्ट में देरी हो गई। कि इसको 2020 में सेना में शामिल करने की बात कही गई, लेकिन सबको पता है कि 2020 में और 2020 अप्रैल में कोरोना की जो लहर आ गई थी, और इस लहर के कारण 2021 तक आप देखो कि अर्थव्यवस्था है वो ख़त्म सी हो चुकी है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस कोरोना के कारण काफ़ी जो टारगेट लोगों के थे वो के लोगों क्या हो गए, असफल हो गए। और यहाँ पर बात की जाती है कि आने वाले सिस्टम की बात है तो 2021 में इसको शामिल किया गया है। साथ साथ कहा गया यहाँ पर कि इसमें सेना में शामिल करने की बात करें, उस सेना में शामिल करने में इसको क्या हो गई है, देरी की बात कही गई है, क्योंकि इस मिसाइल को 2020 में सेना में शामिल करने की बात कही गई थी। मैं कह रहा हूँ डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसको अग्नि 5 को यहाँ पर सेना में क्या किया है, शामिल किया गया है। जिससे क्या होता है कि पड़ोसी देश है या अन्य देश है, भारत पर अटैक करने से पहले सोचता है कि इनके पास में हथियार और 5000 किलोमीटर तक एक साथ क्या कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे अपन बात करते हैं इसमें कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रेंज की मिसाइल शाहीन 2 है। कि यहाँ पर अपन बात करते हैं कि पाकिस्तान में तो सबसे बड़ी जो मिसाइल है वहाँ की कौन सी है, शाहीन 2 की बात की जाती है। और भारत के पास में कौन सी है, अग्नि 5 की बात कही जाती है। इसकी रेंज है वो 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। लेकिन भारत की बात करें, अग्नि की बात करते हैं, वो कितनी है, 5000 किलोमीटर की बात कही जाती है। और चीन के पास में 1200 किमी रेंज वाली मिसाइल है। कि यहाँ पर अपन बात करते हैं कि भारत के पास में 5000 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर चाइना की बात है, चीन की बात करें तो चीन के पास में 12000 किलोमीटर की यहाँ पर बनी हुई है, पहले से मिसाइल बनी हुई है। और पाकिस्तान के पास में बात है तो पाकिस्तान के पास में कितनी है, 2500 किलोमीटर की रेंज की यहाँ पर क्या है, मिसाइल परीक्षण किया हुआ है। तो यहाँ पर शाहीन नाम से वो तो पाकिस्तान के, और यहाँ पर भारत में अग्नि 5 है जो 5000 किलोमीटर की है। लेकिन यहाँ पर चाइना की बात है, चाइना के पास में कितनी है, 12000 किलोमीटर की बात भी कही जाती है। कि 12000 किलोमीटर है, उसकी नाम जो दूरी की बात की जाती है वो चीन के पास में पहले से मौजूद है। आगे देखते हैं इसमें, आगे बात करते हैं इसमें अपन कि अब अगली योजना आपके पास में आ चुकी है। अब सड़क को टाटा, कि सड़क की बात की जाती है और सड़क को अपने क्या कह दिया, टाटा। जापान की बात करें, जापान तकनीकी मामले सबसे आगे है, और जापान आपके सामने लेकर आ रहा है उड़ने वाली बाइक। और उड़ने वाली बाइक की बात करें तो इसका जो मॉडल है वो भारत के चेन्नई में भी तैयार हो चुका है। कि भारत भी आने वाले समय में उड़ने वाली बाइक है उसको लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर जापान है, और जापान क्या कर रहा है, उड़ने वाली बाइक लेकर आ रहा है। इस उड़ने वाली बाइक की क्या विशेषता रहेगी, क्योंकि आप देखते हो अमूमन जाम लग जाता है और व्यक्ति को आने जाने में क्या होती है, देरी होती है। लेकिन इस बाइक के द्वारा यदि आप उड़ने वाली बाइक की बात कहते हैं, उसमें क्या होगा कि आने वाले समय जो भी जाम होता है उस जाम से आपको क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो इसकी बात करते हैं कि जापानी कंपनी ने बनाई उड़ने वाली बाइक, और हवा में 100 किलोमीटर की रफ्तार से होगी। यहाँ पर इसकी रफ्तार की बात की जाती है तो इसकी 100 किलोमीटर की क्या होगी, इसकी रफ्तार होगी। और 100 किलोमीटर से ये हवा में क्या करेगी, बातें करेगी। और यहाँ पर देखेंगे कि कितनी ऊंचाई तक, इसकी कीमत कितनी होगी,
किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा उसकी बात यहाँ पर कही जाती है। तो आप देख सकते हो उड़ने की बात की जाती है, किस प्रकार से उड़ रही है, उड़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि यहाँ पर जो बाइक की बात है और बाइक उड़ने की बात यहाँ पर देखी जा रही है कि किस प्रकार से बाइक है वो यहाँ पर उड़ पा रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो बाइक है वो हवा में यहाँ पर इस प्रकार से चल रही है। साथ ही साथ देखेंगे पर इसमें कि जापान की एक कंपनी ने उड़ने वाली बाइक बनाई है और टोक्यो बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप एलआई टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर बात की जा रही है। जो कंपनी है जापान की जो बनाने वाली कंपनी, उसने टोक्यो बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप एलआई जो टेक्नोलॉजी है इस पर ओवर बाइक की तैयार किया है। इसका नाम है वो एक्स क्या रखा गया, एक्स टूरिज्मो लिमिटेड एडिशनल रखा गया है। बाइक की सफल टेस्टिंग के बाद कंपनी ने इसकी बुकिंग 26 अक्टूबर से क्या कर दी है, शुरू कर दी है कि 26 अक्टूबर से इसकी बुकिंग होना क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी, क्योंकि इसका सफल वो टेस्ट हो चुका है और टेस्ट होने के बाद में कंपनी ने क्या किया, बुकिंग लेना क्या कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है। और साथ साथ यहाँ कंपनी सिर्फ 200 फ्लाइंग बाइक तैयार करेगी। कितनी बाइक तैयार करेगी, 200 फ्लाइंग बाइक को तैयार करेगी। और न्यूज एजेंसी स्टोवर्स कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव डाइसुके कंटानो ने कहा कि हमारे पास ज़मीन या आसमान पर मूव करने का चॉइस था, हमने मूवमेंट के लिए नया मेथड ऑफर कर रहे हैं। बाइक को टेस्टिंग के दौरान हवा में उड़ाया और घुमाया भी गया। बता दें कि इस स्टार्टअप को मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक और क्यूरोसा सपोर्ट करते हैं। कि यहाँ पर बात की जाती है कि यहाँ पर जो स्टार्टअप को मित्सुबिशी या इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है और साथ साथ में कौन है, क्यूसेरा स्पोर्ट्स करते हैं। यहाँ पर कंपनी की बात करें कि यहाँ पर इस बाइक को हवा में घुमाया भी गया है और इसमें भ्रमण भी किया गया है और साथ साथ में टेस्टिंग भी इसकी पूर्ण कर चुके हैं। और यहाँ पर ये सूचना दी गई करीबन 200 बाइक का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा और इसकी 26 अक्टूबर से इसकी बुकिंग होना क्या हो गया, प्रारंभ हो चुका है। आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन बात करते हैं इसमें और आगे बताया गया इसमें कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर की स्पीड से उड़ेगी। यानी 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर का जो सफ़र है वो क्या कर सकोगे, तय कर सकोगे। अब आप सोच सकते हो 100 किलोमीटर जाना आपको, तो 1 घंटे 60 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया कि ओवर बाइक को लेकर कंपनी ने दावा किया कि इसमें एक बार में 40 मिनट तक उड़ाया जा सकता है। कि एक बार में इसको कितने मिनट तक, 40 मिनट में उड़ाया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि कम जो बाइक उड़ेगी एक बार तो 40 मिनट तक एक बार चल सकती है। कहने का अर्थ है कि लगातार 1 घंटे बाइक हवा में उड़ नहीं सकती। कहने का अर्थ है कि 40 मिनट चलने का अर्थ है कि आप अमूमन बात की जाती है तो अमूमन आप यानी कि जो 50 किलोमीटर दूरी है उससे अधिक दूरी आप क्या कर पाओगे, तय कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर होता है 30 मिनट में आप 50 किलोमीटर जा सकते हो। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं लगभग 50 किलोमीटर ज़्यादा है, वो दूरी आप 40 मिनट में तय कर पाओगे। आगे बता रहा है इसमें इसकी जो बात की जाए, इसकी फ्लाइंग स्पीड 100 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है। इसमें पेट्रोल से चलने वाला एक कन्वेंशनल इंजन का इस्तेमाल किया गया। बाइक की मोटर को पावर देने के लिए 4 बैटरी लगेगी। यहाँ पर कितनी बैटरी लगेगी, 4 बैटरी इसमें लगेगी। इसकी कीमत 77.7 मिलियन येन यानी करीब बात करते 5.09 करोड़ की लागत बताई गई। 5 करोड़ की क्या होगी, लगभग ये आपको बाइक मिलेगी। यहाँ पर बात है 77.7 मिलियन येन, 77 मिलियन येन की बात करती है। इसकी जो मूल्य कीमत है वो रखेगी। कहने का अर्थ है इसको 5.09 करोड़ में आप परचेज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इसकी कीमत क्या रखी है और कंपनी के द्वारा केवल 200 बाइक यहाँ पर बनाई जाएगी। इससे ज़्यादा बाइक को कंपनी यहाँ पर नहीं बनाएगी। आगे देखते हैं इसमें, आगे की बात करते हैं इसमें क्या कहा गया है कि बाइक में अभी पायलट भी बैठ पाएगा। कि बाइक की बात है अभी वर्तमान में केवल कौन बैठ पाएगा, पायलट इसमें बैठ पाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्विक्स में जो होवर बाइक का इंटरनल कंबक्शन इंजन पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रॉनिक भी ऑपरेट होता है। बाइक का वजन करीब 300 किलोग्राम है। कि यहाँ पर जो बाइक का वजन है वो कितना ग्राम है, 300 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 3.7 मीटर है, चौड़ाई की बात है 2.4 है मीटर और ऊंचाई की बात है तो 1.5 मीटर है। इसमें फिलहाल सिर्फ एक पायलट बैठ सकता है। कंपनी का टारगेट है 2025 तक इस फ्लाइंग बाइक का पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लाना है। कि 2025 तक इसका संपूर्ण जो मॉडल आएगा वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होगा। लेकिन अभी मिक्सिंग में चल रहा है, पेट्रोल भी है और आपका कौन सा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो बाइक की बात कहते हैं और टूरिस्मो जो एक्स टूरिस्मो जो कंपनी है, जो बाइक का नाम रखा गया इसमें जापान का, इसमें जो बताया 300 किलोग्राम भार है
और इसकी जो लंबाई है वो कितनी 3.7 है, इसकी चौड़ाई 2.4 है और ऊंचाई की बात करें 1.5 मीटर है। अभी फिलहाल इसमें एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, सफर कर सकता है और इसमें रफ्तार की बात है 100 किलोमीटर इसकी क्या है, रफ्तार है और 40 मिनट तक हवा में क्या कर सकती है, उड़ सकती है। उसके बाद में आपको नीचे आना होगा। आगे देखते हैं, इसमें आगे की बात करते हैं। जमीन से कुछ मीटर ऊपर उड़कर टेस्टिंग हुई है, कि जमीन से कुछ मीटर ऊपर उड़कर इसकी क्या हुई है, टेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डुअल कलर के इस होवर बाइक की बॉडी किसी मोटरसाइकिल जैसी दिखाई देती है। इसके टॉप प्रोपेलर्स दिए गए मशीन स्थिर होने पर लैंडिंग डिस्कस पर रहती है और बाइक को माउंट फूजी के पास डेमोस्ट्रेट किया गया है। यहाँ पर बात की जाती है तो बाइक की बात है, आपकी जो बाइक दिखाती है उसी प्रकार साधन के रूप में दिखाती है। इसमें ग्राउंड से कुछ मीटर ऊपर हवा में बाइक से शॉर्ट फ्लाइट लिया जाता है, कि यहाँ पर कह रहा है कि जो ग्राउंड से कुछ मीटर ऊपर हवा में बाइक से शॉर्ट क्या जाता है, फ्लाइट भी लिया जा गया है, कि यहाँ पर जो ज़मीन स्तर है उसे काफ़ी ऊपर ऊंचा लाकर इसे शॉर्ट फ्लाइट भी लिया गया है। और आने वाले समय में 2025 तक पूर्णतः इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी क्या होगा, लॉन्च होगा। आगे देखते हैं, इसमें बात करते हैं। जापान की सड़कों पर उड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। यहाँ पर कह रहा है जापान की सड़क उस पर उड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कहा गया डाइसुके कटानो ने कहा कि भविष्य में इस फ्लाइंग बाइक का इस्तेमाल ऐसी साइटों तक ही सीमित रहेगा जिसे जापान की पैकेट सड़कों पर उड़ने की अनुमति नहीं जाएगी। इस बाइक के इस्तेमाल से रेस्क्यू टीम मुश्किल जगहों पर पहुंच जाएगी। जो रेस्क्यू टीम है वो मुश्किल स्थान पर क्या कर सकती है, जा सकती है। और पेंडिंग रूल को चेंज करने पर बाइक के पोटेंशियल एप्लीकेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है और इस लिमिटेड एडिशन फ्लाइंग बॉक्स की पहली यूनिट की डिलीवरी अगले साल से शुरू हो जाएगी। यानी 2022 से ये आपको क्या होगी, मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और जिसमें इसकी कीमत है वो आपको बता रखी 5.09 करोड़ रुपए। और कंपनी है वो कितनी बाइक बनाएगी, इसमें 200 बाइक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें आप जापान की बात है, जापान के प्रत्येक स्थान पर उड़ने की इसको इजाज़त भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि चारों ओर आप देखते हो उड़ने की जब बात की जाती है, ऊंचाई पर जाते हो तो यहाँ पर तार वगैरह है, अन्य सामग्री है, उनसे व्यक्ति क्या कर सकता है, टकरा भी सकता है। तो सुरक्षा के आधार पर इसको अभी उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। कौन से स्थानों पर उड़ेगी वो अभी तय नहीं किया गया है। इस प्रकार का स्पेस मिलता है तभी ये क्या कर सकती है, बाइक उड़ सकती है। आगे देखते हैं, इसमें आगे अपन बात करते हैं। इसमें अगली योजना आ चुकी है और बहुत ही अच्छी योजना है कि 53 एयरपोर्ट को कृषि उड़ान स्कीम की तरह कवर किया जाएगा। बहुत अच्छी योजना है कि यहाँ पर 53 एयरपोर्ट की बात की जाती है और भारत के सर्वाधिक जो एयरपोर्ट है वो अडानी ग्रुप है। और अडानी ग्रुप के मालिक की बात की जाती है तो यहाँ पर ग्रुप का जो मालिक है वो कौन सा है, गौतम अडानी की बात हो रही है। गौतम अडानी ने काफ़ी जो एयरपोर्ट है उसका निजीकरण कर चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि 53 एयरपोर्ट को कृषि उड़ान स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। क्या है कृषि उड़ान स्कीम, इसको डिटेल बाय डिटेल अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ साथ रहेगा अलग अलग समय में हब और स्पॉक मॉडल तैयार किए जाएंगे। एक दिन की बजाय 1 घंटे में होगी सामानों की डिलीवरी, कि आपका जो सामान मिलता है वो आपको सही समय पर क्या मिलेगा, सामान मिलेगा। इससे किसानों का प्रोडक्ट नष्ट नहीं होगा। कि यहाँ पर बात की जाती है कि जो किसान है और किसान की बात की जाती है, किसान के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्या हो जाते हैं, समय के कारण नष्ट हो जाते हैं। अब आपको इस प्रकार की उड़ान मिलेगी। 53 एयरपोर्ट कृषि उड़ान स्कीम में शामिल हो गए, जिन पर आप क्या कर सकते हो, अपनी वस्तु है उसको तुरंत क्या कर सकते हो, बेचान कर सकते हो, निर्यात कर सकते हो। जो समय पर जल्दी समय में खराब होने वाली है उसको आप जल्दी से यहाँ पर क्या होगा, विक्रय हो जाएगा। जैसे काफ़ी फसल ऐसी होती है जिनमें अपन बात करें, बागवानी फसल होती है, जायद की फसल होती है, उन फसलों में व्यापारिक जो फसलें होती है वो जल्दी नष्ट होने का क्या होता है, खतरा होता है। इन्हीं को देखते हुए भारत सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया और इनमें 53 जो उड़ान की बात की जाती है वो कृषि जो कवर एरिया पूर्ण करेगी। यहाँ पर देखते हैं कि 1 घंटे की बजाय, यहाँ पर एक दिन की बजाय 1 घंटे में होगी सामान की डिलीवरी। कि जो 1 दिन सामान आपको लगता है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि राजस्थान में कोई जयपुर में सामान की डिलीवरी है और वो आपको मुंबई में देनी है और मुंबई में देने के लिए आपको 1 दिन का सफ़र लगता है, तो यहाँ पर ये 1 घंटे में कार्य क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, कि वो सामग्री आपकी नष्ट नहीं होगी। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। आगे देखते हैं इसमें
इस उड़ान की बात करते हैं। उड़ान में क्या दे रखा है कि केंद्र सरकार ने कृषि उड़ान 2.0 को लॉन्च किया है। इस स्कीम से पहाड़ी राज्य और आदिवासी बहुल इलाकों के किसानों को मदद मिल सकेगी। यहाँ पर मेन जो बात की क्या की जा रही है, इसमें कृषि उड़ान 2.0 लॉन्च की गई। इसमें जो पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों की बात करें, पहाड़ी राज्यों की अपन बात करें, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, मणिपुर है, यहाँ इन पे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है और साथ साथ में आदिवासी बहुल इलाकों को किसानों को मदद मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के बाद 53 एयरपोर्ट से किसानों के सामान की आवाजाही क्या होगी, शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कह रहा है कि जो किसान है और उसके प्रोडक्ट की जो आवाजाही है वो जल्दी यहाँ पर क्या हो जाएगी, शुरू की जाएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मेन जो लाभ मिलने की बात की जा रही है वो लाभ किन किन को मिलेगा। मेन जो लाभ मिलेगा आदिवासी जो एरिया के लोग हैं, या फिर अपन बात करते हैं कि जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है उन व्यक्तियों को अधिक क्या इसमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि सरकार का लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक किसानों की जो आय है, जो भी किसान हैं, इन किसानों की जो आय है और किसानों की आय को क्या करना है, दुगुना करना है। जो किसान है और इसकी आय को क्या करना है, दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत यहाँ पर 53 एयरपोर्ट को यहाँ पर क्या किया है, शामिल किया गया है। और इसमें जो भी सामान नष्ट होता है वो समय पर आपका डिलीवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि लेह, श्रीनगर, नागपुर, नासिक, रांची, बागडोरा, रायपुर, गुवाहाटी में मंत्रालय की ओर से टर्मिनल बनाए जाएंगे और मंत्रालय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑपरेट किए जा रहे हैं। 53 एयरपोर्ट को चुना है जो कृषि उड़ान 2.0 के तहत कवर किए जाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, मेन इन क्षेत्रों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। साथ साथ जो आदिवासी क्षेत्र है इनको भी विशेष कवर किया जाएगा। साथ साथ कह रहा है कि इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगरतला, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, हुबली, इम्फाल, जोरहाट, लीलावाड़ी, लखनऊ, सिलचर, तेजपुर, तिरुपति, तुतकोनिया में वर्ष 2021 में एक हब और स्पॉक मॉडल तैयार करेगी। कि यहाँ पर एक मॉडल और तैयार करेगी। उस मॉडल की बात है स्पॉक मॉडल। कौन सा मॉडल है, स्पॉक मॉडल तैयार करेगी। 2021-22 की बात कही गई कि आने वाले समय में जो प्रोडक्ट है वो सही समय पर आप कैसे डिलीवर करोगे। और आप देख पा रहे हो कौन कौन से जो आपको नगर यहाँ पर बता रखे हैं। क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर मेन यहाँ पर बात की, जहाँ पर जो बागवानी की बात की जा रही है कि यहाँ पर फसलों की बात की जा रही है। जो बागवानी फसल यहाँ पर क्या करता है, पैदावार करता है। जैसे राजस्थान की बात है, राजस्थान में बागवानी फसलें वो क्या होती है, बहुत कम होती है। पैदावार की बात है, पैदावार कम होती है। यहाँ पर गेहूँ है, गन्ना है, जूट है, इन प्रकार की फसल क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो समय पर ज़्यादा खराब नहीं हो पाती है। और यहाँ पर देखते हैं आगे वो फसलें शामिल की जाए जो सर्वाधिक क्या होती है, जल्दी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उनकी बात यहाँ पर शामिल की गई है। यहाँ पर 2022-23 में अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट में शुरू होंगे हब। यहाँ पर कह रहा है कहाँ की बात हो रही है, अहमदाबाद की बात हो रही है, भावनगर की बात हो रही है, राजकोट की बात हो रही है। यहाँ पर 2022-23 की बात है। 2022-23 में इसका मंत्रालय खराब होने वाले उत्पादों के लिए अहमदाबाद, भावनगर, झारसुगुड़ा, कोझिकोड, मैसूरी, पुडुचेरी, राजकोट, विजयवाड़ा में हब और स्पॉक मॉडल क्या करेगी, तैयार करेगी। 2023-24 में आगरा, दरभंगा, गया, ग्वालियर, पयोंग, पतंगनगर, शिलोंग, शिमला और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तैयार किए जाएंगे। और यहाँ पर बड़ौदा में ऐसा ऑनलाइन मॉडल भी क्या होगा, तैयार होगा। आगे देखते हैं, इसमें बात करते हैं क्या बात कर रहा है इसमें कि मोदी सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को क्या करना है, दुगुना करना है। वो लक्ष्य आपका आ चुका है। इसमें क्या कह रहा है कि किसानों की आय को क्या करना है, दुगुना करना है। सरकार का मेन जो टारगेट है और मैन का जो इसमें टारगेट शामिल किया गया, किसी प्रकार से किसान की जो आय है उसको किस प्रकार से दुगुना किया जाना है, इस पर विशेष सरकार क्या करिए, फोकस करिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार का लक्ष्य है किसानों की जो आय है, मेन जो टारगेट क्या है, किसान की जो आय है वो किस प्रकार से यहाँ पे दुगुनी की जानी चाहिए। और यहाँ पर सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, कौन सी, किसान सम्मान निधि योजना। जो किसान है और किसान सम्मान निधि योजना, और सम्मान निधि योजना है, इसके तहत किसान का जो सम्मान किया जाता है तो प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार में जो 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। इससे सरकार पर 75,000 करोड़ का आर्थिक भार पड़ा है। लेकिन 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में आपको राशि दी जाती है। सरकार सम्मान निधि योजना की बात की जाती है और ये योजना 24 फरवरी 2019 से क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। लेकिन काउंटिंग की बात है तो 1 दिसंबर 2018 से इसका जो समय वो काउंट किया गया था। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष किसानों को 6,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को ऑनलाइन खाते में क्या आता है, ट्रांसफर किए जाते हैं। 2,000 रुपये किस्त होती है, 4 महीने से
एक किस्त दी जाती है, और 4-4 महीने की बात करें तो साल में 3 किस्तों में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या कर रहा है कि इनकम दोगुना करने का मतलब ये नहीं है कि उनके प्रोडक्ट्स की कीमत दुगनी हो जाए। शिंदे ने कहा कि किसानों के प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचाने की सरकार व्यवस्था कर रही है कि उनको किसी प्रकार से एक प्रोडक्ट को किस प्रकार से जल्द दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। कोई किसान है और उसकी फसल हो रही है और फसल जो है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन सही समय पर आप उसको डिलीवर्ड नहीं करोगे तो फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में उस फसल को सही समय पर डिलीवर्ड करवा के किसान को उचित जो मूल्य है वो प्राप्त उसको हो जाए। जैसे काफ़ी फसल ऐसी होती है वो क्या होती है, बेकार हो जाती है, क्योंकि उसको सही समय पर डिलीवर्ड नहीं होता है, और डिलीवर्ड हो जाती है तो वस्तु क्या हो जाती है, उपयोग में आ सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं और बात की जाती है, कह रहा है इसमें इससे कृषि के प्रोडक्ट नष्ट नहीं होंगे और इसका फायदा किसानों की आय को बढ़ाने में मिलेगा, कि जो प्रोडक्ट्स नष्ट नहीं होंगे और किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने में क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। साथ साथ कह रहा है सरकार ने कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत इसलिए की ताकि जल्द नष्ट होने वाले किसानों को, यहाँ पर सामान होने वाली जो सामान है उन सामानों को एक समय से एक दूसरी जगह पर पहुँचाया जा सके। इससे सामान की जो बर्बादी हो रही है वो बर्बादी नहीं हो, और इस ताज़ा प्रोडक्ट बेचने के किसानों को आय में क्या होगा, ज़्यादा भाव मिलेगा। कि प्रोडक्ट जब ताज़ा होगा, कोई प्रोडक्ट की बात की, और प्रोडक्ट क्या होता है, ताज़ा होता है, और ताज़ा होने पर उसकी कीमत है वो कीमत क्या होती है, अच्छी प्राप्त होती है। लेकिन भाव जब भी मिलते हैं प्रोडक्ट के तब वो क्या होता है, फ्रेश होता है, और फ्रेश नहीं होता है तो आपको पता है कीमत बाजार में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में कि सही समय पर आपकी डिलीवर्ड होगी, और डिलीवर्ड होगी तो इसमें क्या होगा, उचित मूल्य आपको मिल पाएगा। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, कुछ घंटे में सामान पहुंचने में मिलेगी मदद, कि कुछ ही घंटों में कुछ ही उड़ान के द्वारा, कि आप हवाई यात्रा के द्वारा इस सामान को डिलीवर करोगे तो सही समय पर इसकी क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। साथ साथ करेगा इस नई स्कीम से जो सामान किसी जगह पर एक दिन में पहुंचता था वो सामान कुछ घंटों में पहुंच जाएगा। इसका फ़ायदा किसान और ग्राहक दोनों को मिलेगा। कि इसमें फ़ायदा की बात करें, फ़ायदा किसको मिलेगा, किसान और ग्राहक को मिलेगा। ग्राहक को क्या फ़ायदा होगा, ग्राहक को फ़ायदा ये होगा कि उसको फ्रेश वस्तु मिल जाएगी। किसान की बात करें तो किसान की जो फसल बर्बाद हो रही थी उसका उचित मूल्य उसको मिल जाएगा। तो उचित मूल्य मिलने से ग्राहक को की बात की जाती है तो ग्राहक को फ्रेश वस्तु मिल रही है, और किसान की आय है वो क्या हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है। साथ साथ कह रहा है इससे दूर दराज के क्षेत्रों में सामानों को जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद मिलेगी। कृषि उड़ान 2.0 योजना की यहाँ पर क्या की गई है, शुरुआत। कि कृषि उड़ान जो योजना है उसमें 2.0 की यहाँ पर क्या की गई है, शुरुआत की गई। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इससे होने से कृषि उत्पाद और खाद्यान्न की जो बर्बादी कम होगी। कि यहाँ पर जो सर्वाधिक जो खाद्यान्न की बर्बादी हो रही थी वो खाद्यान्न की बर्बादी है वो क्या होगी, कम होगी। इस स्कीम के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमान मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल, नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज में पूरी तरह की छूट क्या करेगा, छूट देगा। कि यहाँ पर जो बात की जा रही है कि लैंडिंग की बात हो रही है, पार्किंग की बात है, टर्मिनल नेविगेशन की बात हो रही है, लैंडिंग की बात की जाती है, इसमें पूर्णतः क्या होगी, छूट दी जाएगी। जब छूट दी जाएगी तभी तो इसमें क्या होगा कि आवाजाही है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। यदि आप अनेक प्रकार के चार्जेस वसूल करोगे तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इसमें कोई इस प्रकार चार्जेस वसूल नहीं किया जाएगा, छूट प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि 8 घरेलू रूट्स की शुरुआत होगी। कि 8 घरेलू रूट्स है उसकी क्या होगी, शुरुआत होगी। किस किस माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाएगी, इसमें लिखा हुआ है कि ज्योतिराज सिंधिया ने बताया कि इस योजना के तहत 8 घरेलू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रूट्स की भी शुरुआत की जाएगी। इसमें बेबी कॉर्न की ढुलाई के लिए अमृतसर, दुबई और लीची के परिवहन के लिए दरभंगा, देश के अन्य एयरपोर्ट से भी जैविक खाद्य उत्पादों की ढुलाई के लिए सिक्किम से पूरे देश भर के लिए उड़ान शुरू की जाएगी। यहाँ पर कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की और 8 घरेलू की बात है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की तो यहाँ पर रूट्स की शुरुआत की बेबी कॉर्न ढुलाई के लिए अमृतसर, दुबई और लीची की बात है, लीची के लिए यहाँ पर ढुलाई के लिए दरभंगा की बात की जाती है। और अन्य एयरपोर्ट जैविक खाद्य की बात है तो यहाँ पर सिक्किम है, और सिक्किम पूरे देश के लिए उड़ान शुरू की जाएगी। यहाँ पर सरकार चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता से पूर्वी एशियाई देशों की फूड्स भेजने के लिए उड़ान शुरू करेगा। दाल, फल, सब्जियां के लिए गुवाहाटी से हांगकांग के लिए व्यापारिक उड़ानें क्या की शुरुआत की जाएगी। कि यहाँ पर आने वाले समय में देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी फसल होगी वो तुरंत वहाँ पर क्या होगी, पहुँचाई जाएगी। इससे क्या होगा कि निर्यात में क्या होगी, वृद्धि होगी, और निर्यात का जब मूल्य बढ़ेगा तो किसान को क्या होगा, लाभ मिलेगा।
आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन बात करते हैं इसमें क्या कह रहा है। आगे जो स्कीम आ रही है अपनी कौन सी आ रही है कि जियो बीपी का पहला मोबिलिटी स्टेशन लॉन्च, यहाँ जियो की बात की जाए तो, और जियो मोबिलिटी का पहला स्टेशन यहाँ पर क्या हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। आपको पता है कि अभी आने वाला जो समय है, आने वाला जो समय है, और आने वाले समय की बात करें तो आने वाला जो समय है, इस आने वाले समय की चर्चा करें तो ये पेट्रोल से, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल डीजल दोनों के स्थान पे अपन बात करें तो यहां पर बात होती है इलेक्ट्रॉनिक की। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है। और इलेक्ट्रॉनिक के कारण नवीनीकरण ऊर्जा है, नवीनीकरण, और नवीनीकरण जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को क्या मिल रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। और आने वाले समय में जब पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम होगा तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या मिलेगी, गति मिलेगी। लेकिन वर्तमान समय ऐसा देखा जा रहा है कि जहां पर पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रॉनिक सभी की जो बाइक्स है वो वहां पर चल चुकी है, क्योंकि भारत की बात की जाती है तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक बाइक का क्रेज बढ़ चुका है। क्योंकि वर्तमान में पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की जो कीमत देखी जा रही है वो 119 रुपये है। अब आपको पता है कि जहां पेट्रोल की कीमत 70 से 80 रुपये होती थी, आज कीमत कितनी हो चुकी है, 119 रुपये लीटर हो चुकी है। तो यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो कि पेट्रोल की कीमत में कितनी वृद्धि हो चुकी है। यहाँ पर अपन अनुमान लगाए 80 रुपये से, तो यहाँ पर 40 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है। और 70 रुपये की बात करें तो यहाँ पर 50 रुपये प्रति लीटर में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर महंगाई को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार गति देने के लिए तो यहाँ पर लॉन्च किया भारत में पहली बार बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के एडवर्टाइजमेंट फ्यूल मिलेगा। और 1400 से अधिक फ्यूल स्टेशन की क्या होगी, रीब्रांड किया जाएगा। कि यहाँ पर 1400 से अधिक फ्यूल स्टेशन को रीब्रांड यहाँ पर किया जाएगा, कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे, आपके पेट्रोल और डीजल के क्या होंगे, पंप्स होंगे। आगे देखते हैं इसमें कि किस प्रकार का यहाँ पे दिखाई देगा वो आप देख सकते हो, और किस प्रकार चित्र है वो आपके सामने। क्योंकि यहाँ पर अपन चर्चा करें तो पूर्व में केवल क्या था कि पेट्रोल और साथ में क्या था, डीजल। डीजल के पश्चात क्या हुआ, गैस के वाहन आ चुके, और अब वर्तमान में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। तो इन तीनों में आप देख पा रहे हो कि जो ये अलग अलग वेरिएंट में आ रहे हैं, तो किस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है। कि मॉडिफाई करने की बात करें तो एक तरफ यहां आप देख रहे हो कि गाड़ियों में आप पेट्रोल डीजल डलवा सकते हो, लेकिन साथ साथ इधर आप देख सकते हो जहां पर चार्जिंग की व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि चार्जिंग की व्यवस्था है, गैस की व्यवस्था पूर्ण पहले से हो चुकी है। गैस है, पेट्रोल है, डीजल है और इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाती है तो वहाँ पर गाड़ी को चार्जिंग करने में क्या लगेगा, समय लगेगा, बिना समय के। क्योंकि पेट्रोल में क्या करता है कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पेट्रोल लग जाता है, गाड़ी चली जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होगी, उसकी चार्जिंग में क्या होगा, समय लगेगा। और समय जब लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते कितना स्पेस कवर करना होगा। और आने वाले समय में ऐसा ही आप देख पाओगे कि जो गाड़ियाँ होगी तो उसमें कार्बन की जो मात्रा क्या होगी, नगण्य होगी, शून्य होगी। क्योंकि आने वाले समय इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के कारण जो धुआं पॉल्यूशन हो रहा है ये भी क्या होगा, कम होगा। ये विश्व की बात है, विश्व में 1 मिनट की बात करें और 1 मिनट में क्या हो रहा है कि 13 व्यक्तियों की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि विश्व में 1 मिनट में इस पॉल्यूशन से 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, तो आने वाला जो समय है वो कितना घातक होगा। इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। देखते हैं इसमें आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से ये मोबिलिटी की बात की जाती है, जो आपके स्टेशन दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ कर रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL और BP के फ्यूल एंड मोबिलिटी ज्वाइंट वेंचर रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड RBML ने आज महाराष्ट्र के नवडे की बात, नवी मुंबई की बात की जाती है, और यहाँ पर अपना पहला
जियो बीपी ब्रांड मोबिलिटी स्टेशन क्या किया है, लॉन्च किया है कि देश का पहला जो स्टेशन है वो आपके महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च किया जा चुका है और आपको इसकी सुविधा भी मिलना प्रारंभ हो गया। जियो बीपी विश्व स्तरीय मोबिलिटी स्टेशनों का एक नेटवर्क ला रहा है जो ग्राहकों को ईंधन के कई विकल्प प्रदान करेगा। जियो बीपी ब्रांड बेजोड़ और विश्व विशिष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है और यहाँ पर 1400 से अधिक ईंधन स्टेशनों के मौजूद नेटवर्क को जियो बीपी के रूप में रीब्रांड किया जाएगा कि वर्तमान में जो मौजूद है उनको रीब्रांड यहाँ पर किया जाएगा। साथ साथ में क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईंधन के कई विकल्प प्रदान करेगा। विकल्प की बात वही आ रही है कि पेट्रोल होगा, डीजल होगा, गैस होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा। जो भी वर्जन अभी चल रहा है वो सभी वर्जन यहाँ पर क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। सपोज करो कि जिस पेट्रोल डीजल मिलता है और वहाँ पर चार्जिंग नहीं है तो आने वाले समय में चार्जिंग गाड़ियाँ हैं उसके लिए अलग से क्या होंगे, स्टेशन। इसीलिए वो क्या है, रीब्रांड करें कि रीब्रांड से क्या होगा कि 1400 स्टेशन मौजूद हैं उनमें ऐसी फैसिलिटी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ साथ क्या कर रहा है कि इसमें कि आने वाले महीनों में ग्राहकों के लिए मूल्य प्रस्ताव की एक नई सीरीज भी पेश करेगा कि किस जो कीमत की बात है वो कीमत की यहाँ पर क्या सीरीज क्या करेगा, पेश रहा है, किस किस स्तर में क्या क्या यहाँ पर मिलेगा। आगे देखते हैं, इसमें आगे बात की जाती है भारत में फ्यूल एंड मोबिलिटी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इसके अगले 20 वर्षों में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले ईंधन बाजारों से एक होने की उम्मीद है कि यहाँ पर कह रहा है 20 वर्ष में, अगले 20 वर्षों की बात करती है और दुनिया में तेजी से बढ़ने वाला ईंधन बाजारों से एक बाजार उम्मीद बताई जाती है। यहाँ पर जियो बीपी मोबिलिटी स्टेशन एक बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए और इन स्टेशन की लोकेशन भी जबरदस्त है। इस स्टेशन उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं की एक सीरीज पेश करेगा और जियो बेहतर ईंधन, ईवी चार्जिंग, जलपान, भोजन शामिल है। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें ईंधन है, ईवी चार्जिंग है, जलपान है, भोजन शामिल है और भविष्य में कम कार्बन का उत्सर्जन करने वाली सॉल्यूशन पेश करने की योजना है कि यहाँ पर सॉल्यूशन पेश किया जाएगी आने वाले समय में जो कार्बन की मात्रा है उसको कम कैसे किया जाता है। आपको बता दिए कि वही बात है कि वर्तमान समय में आप देखते हो पेट्रोल पंप दिखाए थे, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल मिलता है। कुछ पेट्रोल पंप ऐसे होते हैं जहाँ पेट्रोल डीजल के साथ गैस मिलती है, लेकिन अब वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ चुकी है, उनके जो मोबिलिटी की बात की जाती है उसके लिए फ्यूल की बात की जाती है तो एक साथ चारों की कॉम्बाइंड के बनने की बात करें तो वो कैसे संभव होगा, इसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है और आने वाले 20 वर्षों में यहाँ पर सबसे बड़ा बाजार उम्मीद जताई जाती है। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या कह रखा है, इसमें आगे अपन बात करते हैं इसमें तो कह रखा है इसमें भारत के उपभोक्ताओं व्यवसाय का लाभ मिलेगा कि भारत को उपभोक्ताओं को क्या मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा। ये संयुक्त उद्यम फ्यूल एंड मोबिलिटी बाजार में लीडर बनने की काबिलियत रखता है। ये कई मायनों में बेहतर स्थिति में रिलायंस के भारत भर में फैले उपभोक्ता व्यवसाय को लाभ मिलेगा। जियो और रिलायंस रिटेल के करोड़ों ग्राहकों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन, लुब्रिकेंट्स, रिटेल और एडवांस लो कार्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन में बीपी व्यापक रखता है। यहाँ पर कह रहा है कि सॉल्यूशन की बात करती है और बीपी क्या करता है, व्यापक ये विश्व स्तर पर क्या रखता है, अपना अनुभव रखता है, जिससे क्या होगा जो रिलायंस के जो ग्राहक है इनको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा कि आने वाले समय में किस प्रकार से कार्बन की जो मात्रा है उसको शून्य करना है। इस प्रकार से लक्ष्य कौन रख रही है, रिलायंस की बात कही जा रही है और अपने जो ग्राहक है उनको किस प्रकार से लाभ पहुंचाना है, क्योंकि रिलायंस की बात करें, रिलायंस के करोड़ों ग्राहक है वर्तमान में। आगे देखते हैं इसमें, आगे बात करते हैं इसमें और आगे क्या कह रखा है इसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश भर में जियो मोबिलिटी स्टेशन नियमित ईंधन के बजाय बिना किसी अतिरिक्त लागत के एडिटाइज फ्यूल की पेशकश करेगा। ईंधन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक का इस्तेमाल होगा। ये इंजन को साफ रखने में मदद करेगा और इंजन महत्वपूर्ण पार्ट्स पर एक सुरक्षा परत भी बना देगी। यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो इंजन है वो प्रोडक्ट रहेगा, इंजन को किसी प्रकार का यहाँ पर नुकसान नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो तकनीक है वो यहाँ पर प्रयोग में लाई जाएगी। साथ साथ कह रहा है इसमें कि जियो बीपी अपने मोबिलिटी स्टेशनों पर और अन्य स्टैंड अलोन लोकेशन मोबिलिटी पॉइंट्स पर ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी बदलने वाले स्टेशनों का एक नेटवर्क भी स्थापित करेगा। संयुक्त उद्यम का लक्ष्य भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना है कि यहाँ पर बात की जाती है, मेन जो बात की जा रही है वो आपके चार्जिंग को लेकर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अब चार्जिंग जो गाड़ियाँ होंगी इनमें क्या होगा, मेन जो रोल होगा वो होगा ईवी चार्जिंग का और किसका होगा, बैटरी का। बैटरी और ईवी चार्जिंग दोनों को लेकर कंपनी है वो बड़े स्तर पर क्या कर रही है, कार्य कर रही है और आने वाले समय पर जहाँ पर ईवी चार्जिंग की व्यवस्था होगी तो वहाँ पर भी बैटरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। क्योंकि गाड़ियों की बात करें तो वहाँ पर गाड़ियाँ जो खराब हो जाती है, बैटरी की मेन यहाँ पर क्या होगा, महत्वपूर्ण स्थान होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो बाइकें होती है, गाड़ियाँ होती है, इनमें बैटरी का क्या होता है, अहम रोल होता है और इसके आधार पर ईवी चार्जिंग के स्थान पर क्या व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर लिख रखा है
कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी बदलने वाले स्टेशन का एक नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा। इन दोनों का एक नेटवर्क होगा जिसके आधार पर ग्राहकों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं इसमें, आगे कह रहेगा इसमें कह रहेगा स्टेशन पर 24/7 शॉपिंग सुविधा मिलेगी। यहाँ पर कह रहा है कि जो भी स्टेशन होगा इस स्टेशन पर क्या होगा कि आपको 24 आवर्स आपको क्या मिलेगी कि आप शॉपिंग भी कर सकते हो। कह रहा है इसमें वाइल्ड बिन कैफे के माध्यम से स्टेशन पर आने वाले ग्राहकों को जलपान उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रिटेल रिलायंस रिटेल दैनिक जरूरत की वस्तुओं स्नैक्स और कन्वेंस के लिए 24/7 शॉप में भागीदारी रखता है। कह रहा है कि यहाँ पर आपको 24 घंटे क्या मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी। और साथ साथ कह रहा है कि बीपी का एक अंतर्राष्ट्रीय ऑन द मूव ब्रांड वाइल्ड बिन कैफे मसाला चाय, समोसा, उपमा, पनीर टिक्का, रोल, चॉकलेट, लावा केक सहित क्षेत्रीय और स्थानीय व्यंजनों के साथ अपनी सिग्नेचर कॉफ़ी परोसेगा। कि आने वाले समय में आप जहां भी जाओगे, आप जैसे सपोज किया जाता है कि अभी वर्तमान में केवल फ्यूल डलवाने में आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन चार्जिंग के समय आपको 2 घंटे 1 घंटे समय व्यतीत करना होगा। तो उस समय जलपान की व्यवस्था है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। इसलिए अपने यहाँ पर कहा जा रहा है काफ़ी जो ब्रांड्स है, मसाला कॉफ़ी है या अन्य चॉकलेट्स हैं, काफ़ी वस्तुएं आपको यहाँ पर देखी जाएगी और यहाँ पर आपको अवेलेबल भी करवाई जाएगी। आगे देखते हैं इसमें, आगे बात करते हैं इसमें क्या कह रखा है कि बिना कीमत के ऑयल चेंज सर्विस का लाभ मिलेगा। कि बिना किसी कीमत के, यहाँ पर कह रहा है बिना किसी सर्विस की बात की जा रही है, बिना किसी कीमत के ऑयल चेंज सर्विस का लाभ भी मिलेगा कि कोई सर्विस आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। कह रहा है साथ साथ में कैलोस्ट्रो के साथ साझेदारी में जियो बीपी अपने मोबिलिटी स्टेशनों पर एक्सप्रेस ऑयल चेंज आउटलेट्स का एक नेटवर्क बनाएगा जहां प्रशिक्षक विशेष मुफ्त वाहन जांच और मुफ्त तेल परिवर्तन सेवा प्रदान करेंगे। एक्सप्रेस ऑयल चेंज आउटलेट से कंट्रोल लुब्रिकेंट खरीदने वाले प्रत्येक 2 पहिया ग्राहक को बिना किसी कीमत के ऑयल चेंज सर्विस का लाभ दिया जाएगा। कि कहने का अर्थ है कि आने वाले समय में ग्राहकों को लाभ क्या मिलेगा कि आपकी जो बाइक है इस बाइक में आप ऑयल डलवाते हो और इस ऑयल डालने का जो चार्ज दिया जाता है वो क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा। कि ऑयल चेंज की जो सर्विस होती है वो आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो दुपहिया वाहनों की बात करें, दुपहिया वाहन क्या करते हैं, गाड़ी की सर्विस करवाते हैं और सर्विस करवाते हैं इसमें ऑयल चेंज करवाते हैं। ये सुविधा आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाएगी। काफ़ी जो एक्सपर्ट बंदे होंगे, और एक्सपर्ट बंदे क्या होंगे कि आपकी जो गाड़ी है उसका जो ऑयल है वो क्या करेंगे, निःशुल्क आपका क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आगे देखते हैं इसमें, आगे बात करें कई तरह के आकर्षक मूल्य प्रस्ताव के अलावा जियो बीपी एंड टू एंड ऑटोमेशन के साथ क्वालिटी का आश्वासन देता है, जिसमें प्रत्येक ग्राहक को जियो बीपी मोबिलिटी स्टेशनों पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए का मूल्य मिलेगा। कि यहाँ पर जो भी पैसा खर्च करोगे उस पैसे खर्च करने का आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। साथ साथ अगर जिसमें प्रत्येक ग्राहक को यहाँ पर बात कीजिए, जिसमें प्रत्येक ग्राहक को जियो बीपी मोबिलिटी स्टोर खर्च के पैसे का क्या मिलेगा, लाभ में बेजोड़ ग्राहक अनुभव के लिए डोमिनिक प्राइसिंग, तत्काल छूट, हैप्पी ऑफर योजना और पूरे नेटवर्क में यूनिफॉर्म डिजिटल भुगतान जैसे रोमांचक प्रस्ताव भी आने वाले। कि आपको यहाँ पर कई प्रकार के ऑफर मिलेंगे जिसमें छूट भी आपको दी जाएगी। कि यहाँ पर अनेक प्रकार, जैसे आप रिलायंस फ्रेश से शॉपिंग करते हो, जियो मार्ट से शॉपिंग करते हो, तो आपको वहाँ पर देखते हो कई प्रकार की यहाँ पर स्कीम मिलती है और स्कीम के साथ में आपको क्या मिलता है, छूट मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी, छूट दी जाएगी। आगे देखते हैं इसमें, आगे देखने की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कि आने वाले समय की बात की जाती है तो इसमें रिलायंस क्या करेगी, 1400 पूर्व में संचालित है और इनकी क्या करेगी, रीब्रांड करने जा रही है। तो आने वाले समय की बात की जाती है, जो आपको फ्यूल है, फ्यूल की बात की जा रही है और फ्यूल में आप एक स्थान पर अनेक सुविधाओं का क्या करोगे, लाभ ले पाओगे। तो सभी साथियों को नमस्कार। और यहाँ पर विशेष सूचना है कि अब आपके ऑफलाइन बेस शुरू होने वाले हैं। इसके लिए आपको मंथन क्लासेज का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाकर एक टेलीग्राम में एक लिंक डाला हुआ है और लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर एक फॉर्मेट ओपन होता है और उसमें अपनी डिटेल सबमिट करते हो तो मंथन के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचों में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सभी साथी अभी दिवाली की छुट्टियाँ मना चुके हो और आप घर पे स्वस्थ मस्त हो और अब जल्दी से अपनी तैयारी में जुट जाए। तो सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे।